जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। कुछ दिनों पहले हमने इसी चैनल पर एक पोल करवाया था जिसमें 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि उनको रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, उनको उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लाई जा रही है। इस वीडियो को लाने का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जब भी हम बुक्स को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है, लेकिन उनकी जो भाषा होती है वो हमें समझ में नहीं आती है। और उस समझाने के लिए भी वो जिन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं वो भी एक नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड का लड़का या कोई भी ऐसा जिसको उन शब्द के बारे में ही ज़्यादा नहीं पता है, तो उन्हें वो समझने में भी दिक्कत होती है। और ऐसे बहुत ही कम टीचर्स या बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड को आसान भाषा में समझा सकते हैं। तो इस वीडियो का सबसे बेसिक उद्देश्य यही है कि जो भी पहली बार भी अगर रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना चाह रहा है या इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे कोई भी डाउट ना रहे, या फिर इसके बाद अगर वो किसी भी बुक को प्रेफर करता है तो वो चीज़ों को समझ सकता है खुद से भी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये वीडियो है रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। तो पहले हम समझेंगे कि रिसर्च क्या होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रिसर्च रिसर्च दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आपका री और सेकंड है आपका सर्च। री का मतलब होता है अगेन या दोबारा, और सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट, खोजना। तो अगर हम बात करें रिसर्च की तो इसका अर्थ होता है गहन खोज। ठीक है, तो रिसर्च मतलब कि गहन खोज, इंटेंसिव, आप कह सकते हो इंटेंसिव सर्च। तो इसी बात को सरल शब्दों में परिभाषा के तौर पर क्रेसवेल ने समझाया है कि रिसर्च क्या है। अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। शोध एक प्रक्रिया है यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज। किस लिए? शोध एक प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय या मुद्दे से संबंधित अपने ज्ञान या समझ को बढ़ाने के लिए सूचनाओं या डेटा का संकलन और विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि रिसर्च एक प्रोसेस ऑफ स्टेप्स है जो कि यूज किया जाता है टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। देखिए, पहले समझना ज़रूरी है कि रिसर्च क्या होता है। किसी भी एक टॉपिक या इशू की समझ को बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी डेटा होते हैं उनका कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद उनकी एनालिसिस। ये जो भी पूरी प्रक्रिया होती है उसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्या करता है? हमको किसी एक टॉपिक को, किसी एक इशू को समझने के लिए उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी समझ है उसको वो बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है, फिर उसको एनालिसिस करता है, उसको एनालाइज करता है, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी स्टेप्स उसमें यूज होते हैं, उन सभी का एक कलेक्टिव फॉर्म क्या है? रिसर्च है। तो इसी को समझने के लिए रिसर्च का एक फुल फॉर्म का आपका एक प्रोफार्मा भी है जिससे हम रिसर्च को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, अब आता है रिसर्च। तो रिसर्च पहला शब्द आता है आर। आर से आप समझ लो रैशनल। ठीक है, तो आर मतलब कि रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कि सोचने का एक तार्किक तरीका। मतलब कि आप जब भी कुछ सोचते हो तो एक उसमें लॉजिक लगाओ। जब लॉजिकल वे में सोचोगे तो हम कह सकते हैं कि आपने एक शुरुआत की है रिसर्च को समझने की। हर चीज़ को आपको एक लॉजिक लगाना है, हर चीज़ पे तर्क करना है, कुतर्क नहीं करना है। ठीक है, एक लॉजिक लगाना है। एक उस आप सोचो कि कोई चीज़ है तो क्यों है, क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचने का एक तरीका होता है, एक तार्किक तरीका होता है। तो आर से मतलब हुआ रैशनल वे ऑफ थिंकिंग।
फिर सेकंड आता है ई, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, विशेषज्ञ और संपूर्ण उपचार। ई का मतलब क्या हुआ, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। तो रिसर्च में बेसिकली जब भी आप किसी सब्जेक्ट या किसी भी इशू पर जब भी आप उसको डील कर रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको उसमें विशेषज्ञता है, आपने उसके हर पक्ष को आपने छुआ है, टच किया है, और उससे रिलेटेड जितने भी उपाय हो सकते हैं, जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपने उन सभी पर विचार किया है। तो आर हो गया रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई हो गया आपका एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। फिर एस से होता है आपका सर्च एंड सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, रिसर्च में हम क्या करते हैं, खोज करते हैं और सॉल्यूशंस को हम खोजने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ई, एग्जैक्टनेस, शुद्धता। रिसर्च की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उसमें गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें एग्जैक्टनेस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका ए, एनालिसिस, विश्लेषण। किसी भी प्रॉब्लम को जब आपने लिया, आपने डेटा को कलेक्ट किया, तो आप उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो ए से हो गया आपका एनालिसिस। फिर आता है आपका आर, जो कि रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बारे में भी रिसर्च डील करता है। फिर नेक्स्ट आता है सी, मतलब कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, आलोचनात्मक अवलोकन। रिसर्च में हर चीज़ को हमें क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको परखते हैं। हम किसी भी कोई भी तथ्य हो, भले ही हमारा उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो, बट हम उसको क्रिटिकली एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो जो फैक्ट हमको पहले से पता है, क्या वो सही है या नहीं है, हम क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद आता है केयरफुल प्लानिंग, सावधान योजना। ठीक है, केयरफुल होकर के प्लानिंग बनाई जाती है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखा जाता है, रचनात्मक रवैया रहना चाहिए, और कंडेंस जनरलाइजेशन होनी चाहिए, सघन सामान्यीकरण होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप सिद्धांतों को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वो हर जगह अप्लाई हो सके। उनको आप चाहे इंडिया में अप्लाई करो, चाहे किसी दूसरे कंट्री में अप्लाई करो, अगर सेम सिचुएशन है तो हमारा रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसे ही हम कहते हैं कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। फिर सबसे लास्ट आता है एच, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, ईमानदारी व कड़ी मेहनत। जो कि एक रिसर्चर के लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए जो भी रिसर्च कर रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। जो रिसर्चर है वो कड़ी मेहनत करने वाला होना चाहिए, तभी आप रिसर्च को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो रिसर्च के फुल फॉर्म समझने के बाद अब बेसिकली बात उठती है कि रिसर्च की प्रकृति क्या होती है, रिसर्च का स्वभाव क्या होता है। तो बेसिकली जो रिसर्च की प्रकृति या नेचर होता है वो साइंटिफिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि साइंटिफिक मेथड क्या है। हम सभी सुनते हैं कि साइंटिफिक मेथड यूज होता है, तो हम समझते हैं कि साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि क्या है। तो एक साइंटिफिक मेथड वो मेथड होता है जिसमें एक प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक समस्या की पहचान की जाती है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट डेटा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, गैदर किया जाता है। फिर उससे रिलेटेड डेटा को जब हमने इकट्ठा कर लिया तो एक हाइपोथेसिस को बनाया जाता है, एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, और फिर उस हाइपोथेसिस को हम अपने अनुभव के आधार पर, अपने एम्पिरिसिज्म के आधार पर हम उसको टेस्ट करते हैं। हम उसको अपने आसपास की जो भी परिस्थितियां हैं उसमें हम उसको पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया वो सही था या गलत था, और फिर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जब हम किसी भी मेथड में अप्लाई करते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं कि वो कैसा है, एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, तो हमने बात कर ली नेचर की कि रिसर्च का नेचर कैसा होता है, साइंटिफिक होता है।
फिर इसके बाद आता है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है जनरेट न्यू नॉलेज। किसी भी रिसर्च का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि वो किसी नए नॉलेज को जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, एग्जिस्टिंग जो भी नॉलेज है क्या उसमें वो कुछ नया वो उसमें जोड़ पा रहा है कि नहीं, एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये किसी समस्या के लिए एक समाधान प्रस्तुत करता है, ऑफर सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। तो ये बेसिक उद्देश्य होते हैं किसी भी रिसर्च के, कि पहला क्या हो गया, जनरेट न्यू नॉलेज, सेकंड हो गया किसी समस्या के लिए समाधान प्रस्तुत करना, और तीसरा हो गया कि पहले से मौजूद ज्ञान का रिव्यू करना, पुनः निरीक्षण करना और उसका विश्लेषण करना, उसका सिंथेसाइज करना विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है। अब बात आती है कि रिसर्च के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनको हमको समझना चाहिए। तो शोध का परिणाम जो रिजल्ट होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होता है। आप लगातार निरंतर आप चीज़ों को निरीक्षण करते हैं, उनका आलोचनात्मक आप उन पे अपने आप कह सकते हैं कि आप उस पर एक नज़र बनाए रखते हैं कि क्या परिणाम मिल रहे हैं, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम शोध के परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं। फिर एक पहले से चले आ रहे पैटर्न के बाहर सोच पाना सामान्य नहीं है। रिसर्च में बेसिकली आपको कुछ नया सोचना है, कुछ नया खोजना है, और जो कि पहले जो भी हम खोज चुके हैं उससे अलग होना चाहिए। तो ये एक आसान काम नहीं होता है, ये एक जनरल इंसान के लिए या एक नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं होती है। तो निरंतर प्रयोगात्मक कार्य किसी खोज के लिए ज़रूरत होती है। आप डेली बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तभी आप कोई नई चीज़ खोज सकते हैं। ठीक है। तो बहुत से लोग रिसर्च के लिए जो डेप्थ चाहिए उनमें वो कमी होती है, उनमें नॉलेज की डेप्थ की कमी होती है, लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज होता है। सो इसलिए जो भी रिसर्चर होते हैं तो सोसाइटी में एक ये नॉर्मली समझा जाता है कि उनका जो मेंटल लेवल होगा, जो उनका मेंटल कैपेसिटी होगा, वो आम लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक की, शोध की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला आता है आपका ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। तो जो रिसर्च मेथड होता है वो अनबायस होना चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स उसमें होने चाहिए, मतलब कि एक निर्धारित प्रारूप या फॉर्मेट होना चाहिए जिसके अंतर्गत आपका रिसर्च का जो रिपोर्ट राइटिंग है वो होना चाहिए। फिर स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए, वो एक मानकों पर निर्धारित होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये हुआ, जैसे आप मान लो आप लोगों ने सुना होगा इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। जैसे आप प्रोडक्ट सुनते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड पे खरे उतरने चाहिए, तो वैसे ही आपका जो रिसर्च होता है उसके लिए भी कुछ मानक रखे जाते हैं, और उन मानकों पर जब वो खरा उतरता है तभी हम कहते हैं कि कोई एक रिसर्च क्या है, वैलिड है, वैध है। ठीक है। और उसके बाद आता है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, सिद्धांतों का क्रियात्मकता। आपने कोई कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है, आपने कोई नई थियरी दी, बट अगर हम उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकते, अगर हम उसको अपने निजी जीवन में, अपने रियल लाइफ में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे रिसर्च का कोई मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व या इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स कोई रिसर्चर देता है तो वो आपके रियल लाइफ में वो एप्लीकेबल भी होने चाहिए, उनको हम क्रियान्वित भी कर सकें। तो ये शोध की पहली विशेषता होती है। फिर इसके बाद सेकंड आता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो रिलायबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी। जब कोई शोध अपने परिणामों में निरंतरता प्रदर्शित करता है तो उसे विश्वसनीय माना जाता है। क्या है, जब कोई शोध अपने परिणामों में निरंतरता, कॉन्सिस्टेंसी रिप्रेजेंट करता है तो उसे विश्वसनीय माना जाता है। अगर आप डेली बेसिस पर एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कोई एक स्टूडेंट है, तो अगर वो डेली, अगर उसके स्कूल की टाइमिंग 7 बजे है और वो डेली 7 बजे आता है, तो हम एक विश्वास करेंगे कि वो कल भी 7 बजे ही आएगा।
और ये विश्वास हमको कैसे हमने बनाया, उसकी कंसिस्टेंसी को देख करके कि वो पिछले 2 महीने से सेम टाइम पर आ जाता है, इसलिए कल भी वो उसी टाइम पर आएगा। तो ये जो भरोसा था, ये जो रिलायबिलिटी थी, वो कैसे आई? उसकी कंसिस्टेंसी की वजह से आई, उसकी निरंतरता की वजह से आई। तो कई बार ये स्टेटमेंट एज इट इज़ पूछा गया है कि रिलायबिलिटी क्या होती है, किसके कॉन्टेक्स्ट में हम उसको समझते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक ऑप्शन रहता है आपका कंसिस्टेंसी। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल से याद रखिएगा। तो रिलायबिलिटी को हम 3 अर्थों में एक जैसा समझ सकते हैं कि रिलायबिलिटी ही कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी ही क्या है? वेरीफाइबिलिटी है। मतलब कि विश्वसनीयता, निरंतरता और सत्यापनीयता, मतलब कि किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना, ये सभी एक ही अर्थ में, एक ही सेंस में यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वैलिडिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके नेट के एग्ज़ाम्स में ये हमेशा वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स। प्रक्रिया की सटीकता पर ये निर्भर करते हैं। एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो आपके जो भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स है, शोध के उपकरण हैं, या फिर जो भी आप प्रोसीजर, जो भी प्रक्रिया आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वो जब भी एक्यूरेट होते हैं, जब भी वो 100% सही होते हैं, तो हम किसी रिसर्च को कहते हैं कि वो क्या है? वैलिड है। तो हम कहते हैं कि उस रिसर्च में क्या है? वैलिडिटी है, ठीक है। तो वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड, रिसर्च निष्पक्ष होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर्स, और किसी भी व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि वैलिडिटी, जब भी हम बात करेंगे वैलिडिटी की, तो अनबायस्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर्स होना चाहिए। जैसे आप कोई रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, अगर हमको किसी एक प्रॉपर फॉर्मेट हमको दिया हुआ है कि पहले हमको टाइटल लिखना चाहिए, फिर उसके बाद हमको उसका ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए, फिर नेचर लिखना चाहिए। तो जब हम एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारा एक सिस्टम हुआ। बट अगर आपने सोचा कि नहीं, मैं अपने मन से करूँगा, जो भी स्टैंडर्ड्स है मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा, तो वो आपका एक सिस्टमेटिक एरर में काउंट होगा। तो उस चीज़ से जब हम फ्री रखते हैं अपनी रिसर्च को, और उसके अलावा जब हमारे रिसर्च में कोई भी अनबायस्डनेस होती है, जैसे कि हमने अपने पर्सनल बिलीव्स को उसमें नहीं थोपा है, तो हम अपने रिसर्च को वैलिड कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जनरली वैलिडिटी इज टर्म टू बी मच मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। अभी हम लोगों ने रिलायबिलिटी पढ़ा था, विश्वसनीयता पढ़ा था, कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट वैलिडिटी जो है रिलायबिलिटी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो वैलिडिटी, वैधता है, वो रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो बात आती है कि वैलिडिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। वैलिडिटी किसी भी रिसर्च को एक राइट ट्रैक पर रखती है, शोध को सही दिशा में अग्रसर रखती है, भटकाव से ये बचाती है, क्योंकि ये एरर्स से आपको हमेशा आपको एक सतर्कता रखनी पड़ती है कि कहीं हमसे कोई सिस्टमेटिक एरर तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं अपने पर्सनल बिलीफ्स के वजह से तो इन रिसर्च को मैं प्रभावित नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रख करके अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी को समझने के बाद अब हम लोग को पता होना चाहिए कि वैलिडिटी के कितने टाइप्स होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता। तो आंतरिक वैधता बेसिकली बात होती है कि जब भी कोई एक रिसर्चर किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो चर होते हैं, उनके बीच में जब वो कार्य कारण संबंध स्थापित करने में, कि आखिर किसी एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये जो संबंध होते हैं, जब उनको बताने में वो सक्षम होता है, तो हम कहते हैं कि उस रिसर्च में किस टाइप की वैलिडिटी है? इंटरनल वैलिडिटी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से।
लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ज़्यादा क्लियरली स्थापित होते हैं। आपने कोई एक मान लीजिए टेम्परेचर लिया, ठीक है, फिर उस टेम्परेचर के वजह से कोई एक केमिकल है, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी वैलिडिटी होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स में यूज होती है, तो ये लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रयोगशालाओं में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनमें ये काम आते हैं। इसमें आप कीवर्ड्स को याद रखिएगा कि जब भी आपकी बात है कॉजल रिलेशनशिप जब भी कीवर्ड आए तो वहाँ कौन सी वैलिडिटी होगी, इंटरनल वैलिडिटी होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता। तो जब शोध के परिणामों को बाह्य परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है तो हम बात करते हैं बाह्य वैधता के बारे में। तो इट रेफर्स टू द एक्सटेंट, वो उस सीमा को व्यक्त करता है टू विच द रिसर्च आउटकम कैन बी जनरलाइज्ड एंड अप्लाइड टू अदर केसेस दैट आर नॉट अंडर स्टडी। मतलब कि जब भी आपने किसी ऐसे केस पर, मान लीजिए आपने किसी एक जगह को लेकर के आपने केस स्टडी की, अपना रिसर्च प्रोसेस किया, बट उससे रिलेटेड जो भी आपको परिणाम मिल रहे हैं, जो भी आपको परिणाम मिले, जो भी आपको रिजल्ट मिला, उसको जब आप किसी दूसरे स्थिति में जब आप उसको यूज कर सकते हैं तो वो जो आपकी वैधता होगी, जो वैलिडिटी होगी, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी हो रही थी उन दो या दो से, जो भी आपकी कॉजल रिलेशनशिप हो रहा था दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। और जब भी हम बात करेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी की तो ये होता है आपके एक्सटर्नल सिचुएशंस के ऊपर, मतलब कि आपने प्रयोग किया किसी एक, मान लीजिए प्रयोग किया आपने किसी एक एरिया पर, मान लीजिए आपने कोई ए एरिया है, ठीक है, ए नाम का कोई एक शहर है या कोई एक मोहल्ला है, ठीक है, आपने वहाँ पर कोई अपना रिसर्च स्टडी की और वहाँ से जो भी रिजल्ट्स आपको मिले उसको आपने अप्लाई कर दिया बी शहर पे या बी मोहल्ले पे। तो वो जो आपकी वैलिडिटी होगी, जो आपने कॉन्सेप्ट्स बनाया, जो जनरलाइजेशन किया, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता, ठीक है। तब यहाँ पे वर्ड आ रहा है जनरलाइजेशन, जनरलाइज सामान्यीकरण। तो आखिर ये होता क्या है, तो जनरलाइजेशन ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए इसको अभी समझ लीजिए, आज समझ लीजिए, ताकि बाद में आपको कभी भी इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, डेवलपिंग अ थियरी दैट अप्लाइज टू अदर सिचुएशन, कोई भी एक ऐसा सिद्धांत विकसित करना जो कि आप अलग अलग परिस्थितियों में भी जब आप उसको यूज करेंगे तो आपको हमेशा ही वो सही मिलेगा। जैसे आप सभी प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, इन सभी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, या न्यूटन ने कोई एक थियरी दी, तो आप देखते हो कि वो हर जगह अप्लाई होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लो भाप के इंजन का, ठीक है। जब किसी ने भाप के इंजन को पहली बार देखा कि वो केतली उबल रही है, तो उन्होंने उस केतली को देख करके फिर उन्होंने उसे इमेजिन किया कि क्या हम इस पावर सोर्स को किसी एक बड़े रेलगाड़ी में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया एक थियरी कि भाप से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और फिर उन्होंने उस एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट्स था उसको उन्होंने अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई किया। किसी ने उसको रेल में किया, किसी ने उसको किसी फैक्ट्री में किया। तो ये क्या हो गया, एक सामान्यीकरण हो गया, ठीक है। तो सामान्यीकरण क्या होता है, एक थियरी को अलग अलग सिचुएशंस में यूज करना, उसको अप्लाई करना, उसको सामान्यतया हर जगह यूज कर लेना, यही होता है सामान्यीकरण, ठीक है। ये वर्ड जितनी बार यूज होंगे तो आपको खुद उसकी एक क्लैरिटी मिलती चली जाएगी आगे, ठीक है। अब इसमें आता है आपका, एक तो हमने पढ़ा इंटरनल वैलिडिटी, फिर आ गया आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इन दोनों के बीच संबंध क्या होते हैं, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। तो देखिए,
ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हर बार या हर 1 से 2 साल में वो रिपीट होते हैं या किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका इंटरनल वैलिडिटी। तो इंटरनल वैलिडिटी की जब भी बात आएगी तो वहाँ हम बात करेंगे क्रेडिबिलिटी की, विश्वसनीयता की, ठीक है। और जब भी बात आएगी एक्सटर्नल वैलिडिटी की तो वहाँ पे आपको शब्द मिलेंगे जनरलाइजेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी, सामान्यीकरण या स्थानांतरणीयता, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस में आपको अलग अलग केस स्टडीज़ दी जा सकती हैं, अलग अलग आपको एक सिचुएशन दी जा सकती है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी वैलिडिटी यूज हो रही है। तो आपका एक सिंपल सा काम होगा, आपको चेक करना होगा कि ये शब्द किस में आ रहे हैं। क्रेडिबिलिटी आएगी तो हम कहेंगे कि इंटरनल वैलिडिटी है, और उसमें जब आप जनरलाइजेशन देखेंगे, ट्रांसफरेबिलिटी देखेंगे, तो आप उसमें आँख बंद करके आप उसमें क्या लगा सकते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी को लगा सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारा जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स आप इसको रट नहीं सकते हैं। आप रटेंगे वो क्वेश्चंस को घुमा देगा और आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि आप कीवर्ड्स को टारगेट करें। जैसे अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल वैलिडिटी पढ़ा, तो उसमें हमको क्या कीवर्ड मिला, जनरलाइजेशन। जब हमने इंटरनल वैलिडिटी पढ़ा तो हमको क्या कीवर्ड मिला, कॉजल रिलेशनशिप। इंटरनल वैलिडिटी कहाँ होती है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में यूज होती है, हमको मिलती है। तो ये जो वर्ड्स है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपको एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको उसमें एलिमिनेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम लोगों ने देखा इंटरनल वैलिडिटी, फिर देखा हम लोगों ने एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो अब आता है फेस वैलिडिटी की बात। तो फेस वैलिडिटी क्या होता है, तो बाय दिस वैलिडिटी वी मीन दैट सर्वे एंड क्वेश्चनेयर एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू मेजर। मतलब कि जो भी हम सर्वे कर रहे हैं या क्वेश्चनेयर कर रहे हैं वो एक्यूरेटली 100% वही चीज़ मेजर कर रहे हैं, वही चीज़ माप रहे हैं जो कि हमने उम्मीद की थी कि वो मापें। अगर वो चीज़ वो कंफर्म करते हैं, वो चीज़ वो पूरी करते हैं, तो हम कहेंगे कि उसमें कौन सी वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी है। इसको ऐसे समझो, फेस, अगर कोई एक 10 रुपये का नोट है, ठीक है, 10 रुपये का नोट है, और उस 10 रुपये का नोट क्या हो गया, फट गया, गंदा हो गया, और जब आप किसी दुकानदार के पास गए तो उसने कहा कि नहीं, मैं इस नोट को नहीं ले सकता, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं इस 10 के बदले, अगर आपने ज़्यादा कहा तो उसने कहा कि मैं इसके बदले आपको 5 रुपये दे सकता हूँ। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये थी, ठीक है। बट क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, उसमें त्रुटि है, उसमें गलतियाँ हैं, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है, 5 रुपये हो गई। तो फेस वैलिडिटी क्या कर रही है कि जो भी हमने क्वेश्चनर बनाया तो उसने एक्यूरेटली जब वही मेजर किया जो कि हमने उससे उम्मीद की थी, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, फेस वैलिडिटी को अप्रूव कर रहा है। अगर हमने प्रश्नावली बनाई कुछ और मापने के लिए और हमको आंसर कुछ और मिल रहा है, मतलब कि जो हम जानना चाहते थे वो हमें नहीं पता चला या कम पता चला, तो हम कहेंगे कि फेस वैलिडिटी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम इसको समझे अगर, कि यदि एक टेस्ट डिज़ाइन किया गया मापने को कि क्या बच्चों की स्पेलिंग अच्छी है, और उनके पेरेंट्स से पूछा जाए कि क्या ये टेस्ट अच्छा है, तो पेरेंट्स बताएंगे कि ये टेस्ट अच्छा है कि नहीं है। तो जब वो कहेंगे कि नहीं ये टेस्ट अच्छा है, तो हम कहेंगे कि ये जो वैलिडिटी है, जो वैलिडिटी हमको मिली है, वो उस टेस्ट की क्या है, फेस वैलिडिटी है, ठीक है। तो फेस वैलिडिटी क्या बताती है कि जो भी हम मापना चाहते थे वही माप रहे हैं या नहीं माप पा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी फेस वैलिडिटी हो गई। फेस वैलिडिटी के बाद नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी, तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जितने भी पहलू हैं
उन सभी का ये क्या करता है, मापन करता है। एंड नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, वो केवल किसी एक अंश का मापन नहीं करता है बल्कि पूरे कंटेंट का। जब वो मापन करता है कि वो सही है या नहीं है, तो उस टाइप की वैलिडिटी को हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। फिर नेक्स्ट आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो ये मेजर करता है कि कोई एक इंडिकेटर किसी दूसरे इंडिकेटर या मेजर के लिए भविष्यवाणी कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर वो इसके लिए भविष्यवाणी करता है तो हम कहेंगे कि वो किस वैलिडिटी को फुलफ़िल कर रहा है, क्राइटेरियन वैलिडिटी को फुलफ़िल कर रहा है। तो देखिए, क्राइटेरियन वैलिडिटी के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अगर टेस्ट, जो भी हमने रिसर्च टेस्ट किया, जो भी क्वेश्चनर किया, अगर वो वही प्रेडिक्ट करता है, वही भविष्यवाणी करता है, जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, प्रेडिक्टिव, तो प्रेडिक्टिव मीन्स प्रेडिक्ट आ गया, ठीक है। तो अगर टेस्ट वही प्रेडिक्ट करता है जिसकी उससे उम्मीद की गई थी, तो वहाँ कौन सी वैलिडिटी होगी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होगी। और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी किसका पार्ट होता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी का पार्ट होता है। तो ये हो गया प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। फिर सेकंड आता है कॉन्करेंट वैलिडिटी। तो जो आपका वर्ड है कॉन्करेंट, उसका मतलब होता है एज द सेम टाइम, एक ही समय पर। तो ये बेसिकली कंपेयर करता है अ न्यू असेसमेंट विथ वन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड एंड प्रूवन टू बी वैलिड। अगर कोई एक पहले से कोई एक मानक है, ठीक है, और आपने कोई एक नया तरीका ईजाद किया, तो वो कितना सही है आपका तरीका, उसको मापने के लिए जो पहले से मौजूद तरीका है, हम उससे उसको कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि वो कितना सही है, ठीक है। और एक ही टाइम पर हम उसको टेस्ट करेंगे। तो एग्जांपल से हम जब इसको समझे कि मान लीजिए आपने डिप्रेशन लेवल को चेक करने के लिए कोई एक मशीन बनाई या कोई एक टेस्ट किया, ठीक है। आपने एक दिन उस अपने जो तरीका आपने नया ईजाद किया, आपने उससे टेस्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट डे जो एक पहले से इस्टेब्लिश्ड तरीका है, आप उससे भी टेस्ट करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा, एक तो आपका तरीका हो गया, एक जो पहले से मौजूद तरीका है वो हो गया। तो जब हम उन दोनों के रिजल्ट्स को जब हम मिलाएंगे, तो जो वैलिडिटी मिलेगी, जो हमको समानता मिलेगी, तो हाँ वो क्या बताएगी, आपकी कॉन्करेंट वैलिडिटी को वो बताएगी कि वो जो आपकी वैलिडिटी है वो कितनी कॉन्करेंट है, कितनी वैलिड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी। सो इफ़ द टेस्ट इज अ वैलिड मेजर ऑफ समथिंग दैट हैपेंड बिफोर। तो जो पहले घटना हो चुकी हो उससे संबंधित जब आप कुछ मेजर करते हैं, तो उसकी जो वैलिडिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी। देखो वर्ड से समझो, वर्ड क्या है, पोस्ट, मतलब कि जो बाद में हो चुका है, जब आप उसको कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम कहेंगे पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी। सो प्राइमरीली इसको यूज किया जाता है एजुकेशनल पॉलिसी का इम्पैक्ट के ऊपर, कि जो भी शिक्षा नीति रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो उससे रिलेटेड जब भी हम किसी वैलिडिटी को चेक करते हैं तो उसको हम पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी किस टाइप के, किस एरिया में ज़्यादा यूज होता है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी के इम्पैक्ट से रिलेटेड स्टडीज़ में ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि एक रिसर्चर कंसीडर कर सकता है कि किसी स्टूडेंट के कॉलेज जीपीए, मतलब कि उसका जो ग्रेड मिले हैं उसको कॉलेज में, वो क्या हो सकते हैं, इस बेसिस पर कि क्या उन्होंने अपना प्री स्कूल अटेंड किया था या नहीं किया था। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसने अपनी पहली पढ़ाई, मतलब कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, अगर उसने उसका पढ़ाई का स्तर अच्छा था या नहीं था, या वो डेली स्कूल जाता या था या नहीं जाता था, उसका अभी जब वो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और उसको जो अभी के ग्रेड मिल रहे हैं, उन दोनों में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इन सारी बातों को जब हम बात करते हैं तो ये किसका पार्ट होती हैं, पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी के बारे में बात होती है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। देखिए ये सब हम वैलिडिटी के टाइप्स पढ़ रहे हैं। वैलिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए वैलिडिटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करेंगे तो द इंडिकेटर मेजर्स, ये जो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी है मेजर करता है
आपके द कॉन्सेप्ट इन अ मैनर दैट इज कन्वर्जेंट विथ अदर मेजर्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो अलग अलग जो भी आपके मेजर्स हैं, कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक मुद्दा है, उसको मापने के अगर एक या दो से ज़्यादा तरीके हैं तो उन तरीकों में क्या उनकी दिशा है, ठीक है, क्या वो एक समान जा रहे हैं या अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। मतलब कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है या नहीं, या दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या दोनों एक साथ घट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी बात करता है? कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करता है, ठीक है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इनकम लेवल कन्वर्ज। मतलब कि जब आपका शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका इनकम लेवल भी बढ़ता है। तो ये क्या बता रहा है, आपका एक कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में ये बात कर रहा है कि जो भी आपके एक पर्सन है, उस पर्सन का अगर हम मान लें ग्रोथ की बात कर लें तो वो किस पे बेस करता है, उसके लेवल ऑफ एजुकेशन पे और उसके इनकम लेवल पे। और ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों क्या हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपका इनकम लेवल भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा बारीक रिलेशन होता है। तो ये जो रिलेशन है, जब भी हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन की, कि दो फैक्टर्स है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो एक साथ बढ़ रहे हैं या एक साथ घट रहे हैं, तो वो जो वैलिडिटी होगी वो कौन सी होगी, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में। एम्पिरिकल होता है आपका अनुभवजन्य शोध। तो जो एम्पिरिकल रिसर्च होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर। ये बेसिकली ये जो आपका रिसर्च का टाइप है, ये बेसिकली क्या होता है, टू वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ रियल सिचुएशन एंड डील्स विथ कॉन्क्रीट डेटा। जो भी आप रियल लाइफ में जिन चीज़ों का फेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो उसको हम एम्पिरिकल रिसर्च में हम उसको डालते हैं। ये कोई एक हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं होती हैं कि किसी ने उसके बारे में कोई उसको अनुभव भी नहीं करता और हमने उसको ऊपर कोई एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हम अनुभव करते हैं उन्हीं को हम एम्पिरिकल रिसर्च में काउंट करते हैं और उसमें हम एक या एक से अधिक पहलुओं को ले करके बात करते हैं कि उसका क्या प्रभाव होता है और उनसे हम कैसे अपने उन समस्याओं से हम खुद को दूर कर सकते हैं, उनके लिए क्या समस्याएं होनी चाहिए। देखिए फिर आता है सिस्टमेटिक। ईच रिसर्च शुड फॉलो अ डेफिनेट प्रोसीजर। कोई भी रिसर्च है उसको एक डेफिनेट प्रोसीजर, एक निर्धारित प्रक्रिया को उसे फॉलो करना चाहिए। मतलब कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में उसका जो रिसर्च प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स सही होने चाहिए, ठीक है, उनको कैसे यूज करना चाहिए। तो ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो एक सिस्टम में होने चाहिए, मतलब कि सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये एक रिसर्च की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर अगला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अगली जो विशेषता है एक गुड रिसर्च की, वो है कंट्रोल्ड फैक्टर्स। तो जब भी हम निजी जीवन की बात करते हैं, रियल लाइफ की बात करते हैं, तो हमेशा एक या एक से ज़्यादा जो फैक्टर्स होते हैं वो रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं या आउटकम्स होते हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो यदि हम दो फैक्टर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको हमको क्या करना होगा, उनको कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो रिजल्ट पर कम प्रभाव डाल सकें। तो जो भी हमारे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे जो नेचुरल साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्च होते हैं, उनमें तो हम इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं एक लैब में। पर जब भी हम बात करते हैं सोशल साइंसेस की तो उनमें इन फैक्टर्स को कंट्रोल करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइक्लिकल।
तो रिसर्च बेसिकली स्टार्ट होता है एक प्रॉब्लम के साथ, और उसकी जो अंत होता है, जो उसका एंड होता है, वो भी एक प्रॉब्लम के साथ ही समाप्त होता है। तो ये जिसकी नेचर है वो कैसी है, साइक्लिकल है। शुरुआत हुई एक प्रॉब्लम के साथ और घूम करके लास्ट में समाप्त भी होगी एक समस्या के साथ ही, एक नई समस्या के साथ। ठीक है, फिर ये कैसा होता है, लॉजिकल होता है। जो आपका रिसर्च है, एक गुड रिसर्च है, वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और ये गाइडेड होना चाहिए बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तार्किक होना चाहिए, मतलब कि कोई भी हमने कोई एक बात कही तो उसके पीछे एक प्रमाण होना चाहिए। आखिर हम कह रहे हैं कि जैसे हमने कोई एक स्टेटमेंट दिया तो उसके पीछे आपको एक तर्क देना होगा कि इस प्रमाण के सेलेक्ट करने के पीछे हमारी क्या सोच थी, इसको हमने क्यों चुना। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके ऑप्शंस हो सकते थे, हमने उनको क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सभी तर्क होते हैं। इन सभी तर्कों पे जब आप अपने रिसर्च को करते हैं तो हम उस रिसर्च को कहेंगे कि वो एक गुड रिसर्च है। और एक गुड रिसर्च की ये सारी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं कि वो लॉजिकल होता है, साइक्लिकल होता है, उसमें कंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं, सिस्टमेटिक होता है, वैलिड होता है, उसको हम एम्पिरिकली हम उसको अनुभव कर सकते हैं, इसके अलावा रिलायबल होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गई, एक रिसर्च की, एक गुड रिसर्च की विशेषताएं हो गई। ठीक है, तो रिसर्च के विशेषताओं को जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि रिसर्च होता क्या है। तो रिसर्च इज़ बेसिकली अबाउट गेनिंग नॉलेज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या होता है, रिसर्च का एक बेसिक उद्देश्य होता है। तब बात आती है कि रिसर्च हम लोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। ठीक है, जो भी नेट का एग्ज़ाम दे रहा है या जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका एक बेसिक उद्देश्य जो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या होता है, पीएचडी करना। ठीक है, तो आखिर हम पीएचडी क्यों करते हैं, और पीएचडी की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। आप चाहे सोशल साइंस में करो, चाहे आप सोशलॉजी में करो, चाहे साइकोलॉजी में करो, चाहे फिलॉसफी में करो। फिलॉसफी में किया तो चलो ठीक है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। बट अगर किसी ने मान लो पॉलिटिकल साइंस से किया तो हम ये नहीं कहते कि डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस। क्यों, हर कोई डॉक्टरेट इन फिलॉसफी ही क्यों कर रहा है, तो इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी जो वर्ड होता है वो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका फिलोस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सोफिया। फिलोस एंड सोफिया। तो फिलोस का अर्थ होता है आपका नॉलेज, मतलब कि ज्ञान, और सोफिया का होता है लव, मीन्स प्रेम। तो फिलॉसफी क्या होता है, लव ऑफ नॉलेज। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं नेचुरल साइंसेस की या किसी भी साइंस की, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, और उस लिमिटेशन के वजह से वो हर बातों के बारे में नहीं बता सकता है, हर क्वेश्चंस का वो आंसर नहीं दे सकता है। तो जिन जगहों पर जाकर के साइंस या नेचुरल साइंसेस या कोई भी अलग डोमेन रुक जाती है, वहाँ से फ़िलॉसफी स्टार्ट होती है। फ़िलॉसफी लगभग हर प्रकार के आंसर्स को देने में सक्षम होती है। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं नए नॉलेज की, तो वो किसका एक क्षेत्र में आता है, वो फिलॉसफी के क्षेत्र में आता है, न्यू नॉलेज के क्षेत्र में आता है। तो फिलॉसफी के अगर हम बात करें कि फ़िलॉसफी के कितने टाइप्स होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसकी एक बेसिक आउटलाइन क्या है, उन सभी को अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिफरेंट अप्रोच टू गेन नॉलेज, कि किसी भी अलग अलग ज्ञान को प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते, तो कितने रास्ते हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिलोसॉफिकल डायमेंशंस आपके तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका मेटाफिजिक्स, दूसरा होता है एपिस्टेमोलॉजी, और तीसरा होता है एक्सियोलॉजी, मतलब कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा के बारे में। तत्व मीमांसा के चार प्रकार होते हैं।
जिसमें आपका कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और थियोलॉजी होता है। तो मेटाफिजिक्स के 4 प्रकार हैं। तो आप ऐसे समझो कि मेटाफिजिक्स किसकी बात करता है? वो बात करता है ब्रह्मांड की, अस्तित्व की, मनुष्य की और ईश्वर के बारे में। तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, मनुष्य क्यों बना, मनुष्य क्यों जीवित रहता है, मनुष्य का अस्तित्व क्यों है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, इन सभी के बारे में कौन बात करता है, इन सभी के बारे में कौन हमको ज्ञान देता है? तो ये मेटाफिजिक्स हमको बताता है, या ये मेटाफिजिक्स के दायरे में आते हैं। ठीक है। फिर बात आती है डॉगमेटिज्म और स्केप्टिसिज्म के बारे में, नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में, कि आखिर किसी चीज़ को हमको जानना है। तो ये आता है आपके एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि कोई भी जो हमारे, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक है डॉगमेटिज्म, मतलब कि जो भी हम पहले से जानते हैं, जैसे आपका रिलीजन है, आप उसको पहले से जानते हैं, आपके जो बिलीव्स हैं वो पहले से स्थायी हैं। ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया जिनको हम लोग कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। ठीक। तो ये क्या हो गया? डॉगमेटिज्म। फिर आता है स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद, मतलब कि जो भी आप पहले से जानते हो उन पे आप संदेह करो, उनको भी आप क्या करो? चैलेंज करो। तब आपको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। मतलब कि जो हम जान रहे हैं, हमको ये नहीं मान लेना है कि वही क्या है? सच है। ठीक है। एक सच ये हो गया, और एक सच जो हम अपने सच पे भी प्रश्न उठा दे, तो जब हम दोनों की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वास्तविक ज्ञान मिलेगा। एपिस्टेमोलॉजी हम उसको कहते हैं, ज्ञान मीमांसा हम उसको कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, जो कि एथिक्स और एस्थेटिक्स की बात करता है, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की बात करता है। तो एक्सियोलॉजी बेसिकली मूल्यों की बात करता है। ये क्या है? स्टडी ऑफ वैल्यूज है, कि एक मनुष्य को कौन कौन से मूल्य धारण करने चाहिए, कौन कौन से मूल्यों को, कौन कौन सी वैल्यूज को उसको फॉलो करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति के ये बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, और इन्हीं 3 ब्रांचेस में ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि डिफरेंट अप्रोच टू गेन नॉलेज क्या क्या होते हैं। पहला मेटाफिजिक्स हो गया, फिर एपिस्टेमोलॉजी हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका? एक्सियोलॉजी हो गया। अब हम बात करते हैं थियरी। थियरी क्या होती है? सिद्धांत क्या होते हैं? हम सभी सिद्धांत सुनते रहते हैं। तो देखिए, जो भी आप वर्ड सुनिए तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आखिर उसका एक बेसिक, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ थियरी, तो हमको पता होना चाहिए। तो थियरी क्या होता है? अ सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स। क्या है? अ सेट, एक समुच्चय है। अ सेट ऑफ सिस्टमेटिकली, कैसा है? सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स है कैसे? सिस्टमेटिकली रिलेटेड है, उनका एक सेट है, इंक्लूडिंग सम लॉ और रूल दैट कैन बी ट्रीटेड और टेस्टेड एम्पेरिकली। ठीक है। तो सिद्धांत क्या होते हैं? ये व्यवस्थित रूप से संबद्ध कुछ कथनों का एक समुच्चय है, जिसमें कुछ नियम होते हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं, उनको हम टेस्ट कर सकते हैं अपने अनुभवों के आधार पर, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के आधार पर। ठीक है। फिर आता है अगला जो बेसिक टर्म है, वो है आपका रिसर्च पैराडिज्म। क्या है? रिसर्च पैराडिग्म। तो पैराडिग्म का मतलब होता है आपका मॉडल या प्रतिमान। ठीक है। पैराडिग्म क्या होता है? मॉडल या प्रतिमान। तो पैराडिग्म क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो पैराडिग्म बेसिकली होता है अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, अबाउट समथिंग। ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में एक सोचने के तरीके को हम क्या कहते हैं? पैराडिग्म कहते हैं। और एंड हाउ टू स्टडी इट, और वो जो सोचने का तरीका है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं कि इस पैराडिग्म को हम कैसे
स्टडी करें तो इसके लिए आपके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल साइंसेस, दूसरा होता है सोशल साइंसेस। ठीक है, तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस या अंतर हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड नॉलेज को पाने के तरीके भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है, नेचुरल साइंस अलग होते हैं, सोशल साइंस अलग होते हैं, तो दोनों के बीच का जो नॉलेज है उसको पाने के तरीके भी अलग होने चाहिए। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड अगर हमको कोई नॉलेज चाहिए तो उसके लिए जो हम तरीका अपनाते हैं, जो हम अप्रोच लगाते हैं, वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। नेचुरल साइंसेस क्या क्या हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका क्लाइमेट से रिलेटेड जियोग्राफी हो गया, ये सभी चीज़ें किस में होगी, नेचुरल साइंसेस में। फिर आता है सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस से रिलेटेड नॉलेज को पाने के लिए कौन सी अप्रोच लगती है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को हम लगाते हैं, प्रत्यक्षवाद के तरीके को हम अपनाते हैं। ठीक है, नेचुरल साइंसेस हो गया, सोशल साइंसेस हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की, जो कि किस में हम यूज करते हैं, नेचुरल साइंसेस में करते हैं। पॉजिटिविज्म बेसिकली बात करता है या विश्वास करता है केवल उन बातों पर जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से जानते हैं, और ये कहता है कि केवल वही बातें क्या हैं, विश्वास योग्य हैं, और जो भी बातें हम इंद्रियों के अलावा, इंद्रियों के परे जो भी ज्ञान है वो क्या है, विश्वास योग्य नहीं है, वो झूठ है। तो पॉजिटिविज्म केवल फैक्चुअल नॉलेज की बात करता है। ठीक है, इनको हम अपने सेंसेस के थ्रू हम उसको अनुभव करते हैं, या फिर हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो केवल उसे ही वो नॉलेज मानता है, उसे ही वो विश्वास के योग्य मानता है, उसे ही वो ट्रस्टवर्दी मानता है। पॉजिटिविस्ट जो होते हैं वो यूजुअली अडॉप्ट करते हैं डिडक्टिव अप्रोच को, निगमनात्मक विधि को वो स्वीकार करते हैं। जो डिडक्टिव अप्रोच है वो जनरल टू पार्टिकुलर की बात करती है, मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की ओर वो जाती है। इसको हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है। अभी के लिए आप ये याद रखें कि पॉजिटिविस्ट किस तरीके को अपनाते हैं, डिडक्टिव अप्रोच को अपनाते हैं। तो ये जो आपकी पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है वो बेसिकली प्योरली ऑब्जेक्टिव होती है, पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होती है, और वो कहती है कि वर्ल्ड क्या है, एक्सटर्नल है, वो केवल जो हमको दिख रहा है केवल वही सत्य है। तो देखिए, दो तरीके के वर्ल्ड की बात होती है, एक होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाह्य जगत, और दूसरा होता है आंतरिक जगत, जिसको हम स्पिरिचुअल या इंटरनल वर्ल्ड कह सकते हैं। तो जो पॉजिटिविज्म है या प्रत्यक्षवाद है वो कहता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ही क्या है, सही है, और जो आपका स्पिरिचुअल या इंटरनल वर्ल्ड है वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है, झूठ है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मतलब क्या होगा कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, बस वही सत्य है। ये किसका कहना है, ये प्रत्यक्षवाद का, पॉजिटिविज्म का कहना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, प्रत्यक्षवाद। तो जो आपका पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है ये कहता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि लिखा है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, तो इसको हम ऐसे नहीं समझना है कि पॉजिटिविज्म का ये अपोजिट है, नहीं, ये क्या है, ये पॉजिटिविज्म का अपोजिट नहीं है। तो जो आपका पॉजिटिविज्म है बेसिकली बात करता है किस पे, रियलिटी पे, वास्तविकता पर, कि मैं जो बता रहा वही सच है। बट जो आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो फोकस करता है क्रिटिकल रियलिटी पर, आलोचनात्मक वास्तविकता पर, मतलब कि मैं खुद भी गलत हो सकता हूँ। तो देखिए, दो तरीके की बात हो रही है। पॉजिटिविज्म क्या कह रहा है, जो प्रत्यक्षवाद है वो कह रहा है कि मैं जो बता रहा वही सच है। ठीक है, और जो आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये कह रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है कि मैं खुद भी गलत हो सकता हूँ, मुझे वास्तविकता के बारे में नहीं पता है। तो इस तरीके की जब बात आती है वो कौन करता है, ये आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म कर रहा है, प्रत्यक्षवाद कह रहा है। तो जो आपका क्रिटिकल रियलिटी है इसको कौन यूज़ करता है, इसको सोशल साइंटिस्ट हो गया, नेचुरल साइंटिस्ट इसको अपने स्टडीज़ में यूज करते हैं। और ये क्या बात करता है, शेयर द सेम गोल फॉर रिसर्च, मतलब कि जो भी आपके सोशल साइंटिस्ट हैं या नेचुरल साइंटिस्ट है
दोनों की जो अवधारणाएं, दोनों जो खोजें करते हैं, वो दोनों ही क्या है, दोनों का लक्ष्य सेम है, दोनों का गोल सेम है, और दोनों की जो स्टडीज़ हैं उनको वो एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तो ये बात कौन करता है, आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म करता है। पॉजिटिविज्म बात कहता है कि जो साइंस है, जो आपका साइंस है, केवल वही सच है, साइंटिफिक थियरी, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स वही सच हैं। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि नहीं, साइंटिस्ट भी ठीक हैं, वो अपने जगह सही हैं, और जो आपके सोशल साइंटिस्ट हैं, जो आपके आर्टिस्टिक, जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, वो भी सही हैं, उनकी भी जो फाइंडिंग्स है वो भी सही हैं। और जो सच है, जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर लाई करता है। ये बात करता है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो आई होप आप लोगों को पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्लैरिटी मिली होगी। तो पैराडिग्म में ही अगला आता है आपका इंटरप्रेटिव पैराडिग्म। तो इसको यूज किया जाता है बेसिकली सोशल साइंसेस में, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो ये जो आपका पैराडिग्म है, ये द रिसर्च डिजाइन शुड बी फ्लेक्सिबल और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसके अंतर्गत जो भी रिसर्च डिज़ाइन होगी वो कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी और अनस्ट्रक्चर्ड होगी, मतलब कि व्यवस्थित नहीं होगी, और उसमें कुछ लचीलापन होगा, उसको हम अपने परिस्थिति के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। ये जो आपका पैराडिग्म होता है, ये बेस्ड होता है ऑन डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट इज सीन एंड हर्ड। जो कुछ भी देखा गया और जो कुछ भी सुना गया, उसके विवरणों के आधार पर ये बेस्ड होता है। ठीक है। फिर अगला एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है वर्स्टहेन, VERSTEHEN। एक जर्मन वर्ड है जिसे सबसे पहली बार यूज किया गया मैक्स वेबर के द्वारा। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्स्टहेन का मतलब, तो अ सिस्टमेटिक इंटरप्रेटिव प्रोसेस, एक व्यवस्थित, आप कह सकते हो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, इन विच एन आउटसाइड ऑब्जर्वर ऑफ अ कल्चर अटेम्प्ट्स टू रिलेट टू इट एंड अंडरस्टैंड अदर्स। मतलब कि दूसरे के नज़रिए से भी चीज़ों को देखने का प्रयास करना ही क्या है, वर्स्टन है। और इस वर्ड का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ। ठीक है। तो वर्स्टन क्या करता है, ये बात करता है कि दूसरे के नज़रिए से भी हम चीज़ों को देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमने रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक और उससे रिलेटेड जितने भी आपकी चीज़ें हैं, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक और पॉजिटिविस्टिक अप्रोच और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में, शोध विधियों के बारे में। तो शोध विधियाँ अलग अलग आधारों पर, अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो अगर हम बात करें उद्देश्य के आधार पर, तो डिस्क्रिप्टिव, को रिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। फिर आउटकम या रिजल्ट के बेसिस पर आपका फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च होता है। फिर लॉजिक के बेसिस पर डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च होता है। फिर बेसिस ऑफ आइडिया पर आपके कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च। बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड के आधार पर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, व्यवस्थित और अव्यवस्थित प्रकार होते हैं। बेसिस ऑफ प्रोसेस पर आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच होता है। ठीक है। तो इन सभी के बारे में, ये भी जितने भी आपके रिसर्च के मेथड्स हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से, जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें, जो ज़रूरी पॉइंट्स है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। मतलब कि क्वांटिटेटिव आप लोग यही समझ लीजिए, वैसे तो अभी हम लोग इसको अलग से भी पढ़ने वाले हैं। तो क्वांटिटेटिव से यही है कि जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें, जिस भी चीज़ों को, जो भी चीज़ का आप रिसर्च करें, जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च करें, उसको जब हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो वो तरीका क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, ये इट इज़ ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द फेनोमेना, किसी घटना के बारे में वर्णन करना, उसको अवलोकित करना, उसको ऑब्जर्व करना, और ड्राविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम इट, और उससे कोई आपके परिणाम निकालना। इसको ऐसे समझिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, वर्णन करना किसी घटना को, फिर उसको अवलोकित करना और उससे कोई परिणाम निकालना। तो यही क्या है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। तो
ऐसी कोई भी स्टडी जो कि एक्सपेरिमेंटल ना हो, बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट ना हो सके, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही हमने स्टडी कर लिया, उसके रिलेटेड हमने कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं की, तो वैसी जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जनगणना या सेंसस हो गया, तो उसमें क्या होता है, जो जैसे लोग हैं उनकी जितनी आय है, जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो भी गणनाएं हैं, जैसा हमको दिख रहा है हम उसको वैसे ही स्टडी कर लेते हैं। तो इसको हम किस तरीके के रिसर्च कहेंगे जनगणना को? ये रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ऐसी कोई भी रिसर्च जिसमें जो जैसा दिख रहा है हम उसको वैसे ही स्टडी कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, आई होप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की सबसे पहली जो टाइप है वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है? बात करती है वन टाइम डेटा कलेक्शन की। मतलब कि जब आप एक बार में ही डेटा को इकट्ठा कर लीजिए, एक बार डेटा इकट्ठा हो गया फिर उसको आप बार बार उसको यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक टाइप होता है। तो क्रॉस सेक्शनल क्या है? उसमें हम डेटा कितनी बार कलेक्ट करते हैं? केवल एक बार करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। तो जब आप एक ही व्यक्ति से, सेम इंडिविजुअल से एक से ज़्यादा बार डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं मोर देन वंस, तो हम इस तरीके की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ये क्या है? दूसरा टाइप है। तो क्रॉस सेक्शनल में वन टाइम डेटा कलेक्शन हो रहा था, लॉन्गिट्यूडिनल में सेम इंडिविजुअल से एक से ज़्यादा बार डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जो तीसरी टाइप है वो है सर्वे स्टडीज। तो सर्वेज क्या होता है? सर्वेज आर कंडक्टेड टू क्रिएट ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन। मतलब कि पहले से मौजूद परिस्थितियों पर एक, आप कह सकते हो ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन, एक आधिकारिक वर्णन प्रस्तुत करना किसका काम होता है? सर्वेज का। सर्वे में क्या होता है? लोगों से जा जाके पूछना, जो पहले से मौजूद है, उनके जो अनुभव है, उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो सर्वेज, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी, तो ये तीनों किसके टाइप है? ये आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? चीज़ों को जैसा हमको दिखता है वैसे ही हम उसको स्टडी कर लेते हैं। हाँ, उसको स्टडी करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, उन तीनों के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद सेकंड आता है आपका को रिलेशनल स्टडीज़। को रिलेशनल स्टडीज़, तो को रिलेशन क्या होता है? दो या दो से अधिक वेरिएबल्स, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में संबंधों को खोजना, उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करना कि क्या वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जब हम कोई स्टडी करते हैं, कोई एक रिसर्च करते हैं, तो उसको हम कहते हैं को रिलेशनल स्टडीज़ या को रिलेशनल रिसर्च। ठीक है। इसको एग्जांपल से अगर हम लोग समझें तो हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स रिलेटेड टू देयर लर्निंग स्किल्स एंड स्टडी हैबिट्स। मान लो हमको स्टूडेंट्स हैं, उनका हमको परफॉर्मेंस को लेकर के स्टडी करना है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो उनके लर्निंग स्किल्स, जो उनकी सीखने की जो कला है और जो उनके पढ़ने की आदतें हैं, उनसे उसका कैसे संबंध है। फैक्टर्स दोगे, फैक्टर फर्स्ट हो गया लर्निंग स्किल्स, फैक्टर टू हो गया स्टडी हैबिट्स। इन दोनों फैक्टर्स का इसके परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट है, कैसे वो रिलेटेड है, वो जब हम स्टडी करेंगे तो वो किसका पार्ट होगा? को रिलेशनल स्टडी या को रिलेशनल रिसर्च का एक पार्ट होगा। ठीक है। फिर अगला जो रिसर्च का टाइप है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक एक वर्ड को समझिए। पोस्ट मतलब कि बाद में, फैक्ट मतलब कि फैक्ट्स। ठीक है। तो ये जो आपका रिसर्च का टाइप है ये बेसिकली सोशल साइंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में होता है जब वो घटना हो चुकी होती है। क्या लिखा हुआ है? पोस्ट मतलब कि हो चुकी है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस रिसर्च को करते हैं। इट डील्स विथ नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ अ फेनोमेना।
मतलब कि कोई ऐसी घटना जिसमें जो उसके कारक थे या उसके वेरिएबल्स थे, जो उसके चर थे, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो कैसे हैं, नॉन मैनिपुलेटेड है। तो जब भी कोई एक ऐसी रिसर्च जिसमें घटना हो चुकी है और जो उसके कारक थे, जो उसके वेरिएबल्स थे, उनके साथ अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहेंगे। जैसे मान लो कोई एक इंसिडेंट हो गया और पुलिस को उसके बाद उस घटना से रिलेटेड उसको फैक्ट्स चाहिए, तो वो कौन सी रिसर्च का पार्ट होगी, वो होगी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का पार्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कौन सी रिसर्च का यूज किया जाता है, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का यूज किया जाता है। फिर अगली आती है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध। तो ये भी आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से सिमिलर होती है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, घटना हो चुकी होती है। बट इसमें जो हम फोकस होता है वो होता है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। मतलब कि कोई एक ऐतिहासिक पहलू या कोई एक बहुत ही पुराना मुद्दा हो गया, तो उस पे ये बेसिकली फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इंडिया में ट्रेड यूनियंस के डेवलपमेंट को लेकर के, उनका विकास कैसे हुआ, तो ये एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो ये किसका पार्ट होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका एनालिटिकल रिसर्च, विश्लेषणात्मक शोध। तो जो आपका एनालिटिकल रिसर्च है, ये बेसिकली किस पे बात करता है, ये यूज करता है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब कि पहले से मौजूद तथ्यों का उपयोग करता है। एनालिटिकल रिसर्च बेसिकली जो भी मटेरियल्स होते हैं उनका क्या करता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, उनको लेकर के उनको एक क्रिटिकल बेसिस पर उनको एनालिसिस करता है, उनको एनालाइज करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए, जितने भी रिसर्च टाइप है उनके लिए जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उनमें ही बहुत सारे उनको बताने वाली उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हिस्टोरिकल है तो आप समझो हिस्ट्री। फिर आ गया एनालिटिकल, मतलब कि एनालिसिस। फिर नेक्स्ट आया एक्सप्लोरेटरी, तो इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका एक्सप्लोर एन एरिया, मतलब कि किसी क्षेत्र को एक्सप्लोर करना। तो जब हमें किसी क्षेत्र जिसका हम रिसर्च करना चाह रहे हैं और हमको उस क्षेत्र की कम जानकारी है, ठीक है, तो जब हमको उस क्षेत्र की कम जानकारी है तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से हमें पता चलता है, तो जब हमें उस क्षेत्र की कम जानकारी हो तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम यूज करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से हमको क्या पता चलता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि वो जो एरिया हमने लिया उसका इन्फॉर्मेशन क्या था, पहले क्या घटनाएं हो चुकी हैं, जो टर्म्स यूज हो रहा है वो क्या क्या थी, उनको डिफाइन करता है। फिर प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करता है, एक हाइपोथेसिस को डेवलप करता है, और जो हमारे रिसर्च है उसके लिए क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उनको वो इस्टेब्लिश करता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, बेसिकली एक्सप्लोर करना जबकि हमको किसी क्षेत्र के बारे में कम जानकारी हो। ठीक है। फिर अगला आपका टाइप आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम कॉजल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। तो देखो वर्ड क्या आ रहा है इसमें, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट करना मतलब कि प्रयोग करना। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या होता है, द एक्सपेरिमेंट इज द इवेंट प्लान। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक प्लान्ड इवेंट होता है एंड कैरिड आउट बाय द रिसर्चर ट्राइंग टू गेट एविडेंस। मतलब कि कोई हमको एक प्रमाण पाना है या कोई एक सबूत पाना है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसमें हम बात करते हैं कॉजल रिलेशनशिप की, मतलब कि कार्य कारण संबंधों की बात करते हैं। तो कॉजल रिलेशनशिप में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इनको हम डिस्कस में भी बात करेंगे, बट यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल जो कि स्वतंत्र होता है, जिस पर कि हम क्या करते हैं, जिस पर हम कोई प्रयोग करते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है कि जो इंडिपेंडेंट के, जब हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो ये क्या करेगा, इसको इफ़ेक्ट करेगा। तो डिपेंडेंट किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट पे। और इंडिपेंडेंट क्या होता है, इस पर हम फ्रीली हम इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इनके बीच में यही क्या होता है, एक बेसिक डिफरेंस होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किन किन टॉपिक्स पे हम लोग यूज करते हैं, फिजिकल साइंसेस में यूज होता है इनका, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन,
ये सारे जितने भी एरियाज हैं उनमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लैब्स में हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि वाई एंड हाउ डज स्ट्रेस लीड टू हार्ट डिजीज, कि जो हृदय संबंधी रोग होते हैं वो तनाव की वजह से कैसे और क्यों होते हैं। तो ये जब हम इस प्रश्न का जब हम खोज करेंगे तो जो हम रिसर्च मेथड का यूज करेंगे वो कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं कि कारण क्या है आखिर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल क्या हो गया, समझ गए। इसमें आपका एक कीवर्ड क्या हो गया, कॉजल रिलेशनशिप हो गया बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसकी तीन विशेषताएं होती हैं। पहला होता है मैनिपुलेशन, दूसरा होता है कंट्रोल और तीसरा होता है रैंडम असाइनमेंट। तो मैनिपुलेशन क्या होता है, तो मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना, उससे छेड़छाड़ करना। फिर आता है कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है, आउटसाइड फैक्टर्स को कंट्रोल करना। फिर तीसरा आता है आपका रैंडम असाइनमेंट, इट मीन्स ईच पार्टिसिपेंट हैज़ एन इक्वल चांस, मतलब कि सबको समान अवसर है और किसी भी यूनिट पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनके साथ प्रयोग हो सकता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के आपके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें पहला होता है आपका वन शॉट केस स्टडी, दूसरा होता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और तीसरा होता है आपका स्टैटिक ग्रुप। तो आप इसको, इनके अंदर में जाने से पहले आप एक चीज़ ये जान लो कि जो वर्ड्स हैं उनको एज इट इज लो। जैसे वन शॉट है मतलब कि एक बार में, केस स्टडी, ठीक है। फिर आ गया वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, मतलब कि आप एक ग्रुप को लोगे, फिर प्री टेस्ट मतलब कि पहले कोई टेस्ट हो गया, फिर पोस्ट टेस्ट मतलब कि बाद में, मतलब कि जब आपने अपने वेरिएबल्स पर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसके बाद जो आप टेस्ट करोगे वो क्या होगा, पोस्ट टेस्ट। और एक्सपेरिमेंट के पहले जो आप टेस्ट करोगे वो क्या होगा, प्री टेस्ट होगा। ठीक है, फिर थर्ड आ गया स्टैटिक ग्रुप, मतलब कोई एक ऐसा ग्रुप जो कि क्या हो, स्टैटिक हो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अंतर ना आता हो, चेंजेस ना आता हो, वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री एक्सपेरिमेंटल के तीन टाइप। फिर आता है आपका दूसरा टाइप है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ये सभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप। तो पहला हो गया प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसके तीन टाइप थे। फिर दूसरा आता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल जिसके तीन टाइप होते हैं। इसमें आपका पहला है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, फिर सेकंड है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप और तीसरा है सोलोमन फोर ग्रुप। इसको एज इट इज़ तो आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किसका टाइप है। ठीक है, तो एक कॉपी पे आप लोग बना लीजिएगा, वैसे इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। फिर थर्ड है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें पहला है आपका टाइम सीरीज, दूसरा है आपका मल्टीपल टाइम सीरीज। ठीक है, और चौथा आता है आपका स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें आपका तीन पार्ट्स है, तीन टाइप्स हैं। पहला है रैंडमाइज्ड ब्लॉक्स, दूसरा है लैटिन स्क्वायर डिजाइन और तीसरा है आपका फैक्टोरियल डिजाइन। क्योंकि ये सभी टाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो प्री एक्सपेरिमेंटल क्या है, फॉर कंपैरिजन विद अदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। ठीक है, मतलब कि ये खुद में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता बल्कि पहले से मौजूद जो रिसर्च डिज़ाइंस है उनको यूज करता है। फिर इसके जो आपके तीन टाइप्स थे प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के, उसमें पहला आता है आपका वन शॉट केस स्टडी। तो ऐसी स्टडी जिसमें कोई कार्य कारक जैसे कारक ना हो, कोई कॉजल रिलेशनशिप ना हो या मिलना मुश्किल हो। ठीक है, तो उस केस में हम कौन सी स्टडी करते हैं, वन शॉट केस स्टडी हम उसमें यूज करते हैं जिसमें हमको कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं मिलता है। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी। तो इसमें आपका सिंगल ग्रुप, जैसे देखो वन ग्रुप है इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल ग्रुप। प्री टेस्ट का मतलब बताया था हमने कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है उससे पहले जो टेस्ट हुआ, पोस्ट टेस्ट मतलब कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो टेस्ट होगा। तो इस तरीके के जो आपका स्टडी है इसमें दोनों टेस्ट होते हैं, इसलिए हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों रखा है। और वो किस टाइप के ग्रुप पे होते हैं, वन ग्रुप पे होते हैं। और ये जो आपकी स्टडी का टाइप है ये मोर स्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये होता है।
फिर जो तीसरा टाइप है वो है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। तो ये बेसिकली बताता है इट शोज दैट चेंज हैज़ ऑकर्ड बट इट इज़ प्रॉब्लमेटिक इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ग्रुप्स। द ग्रुप्स आर नॉट इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग। तो जो भी आप ग्रुप्स बनाते हैं, स्टैटिक ग्रुप का आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन क्या होता है, दो सेम चीज़ों में या दो अलग चीज़ों में होता है, ठीक है। तो जो अलग अलग चीज़ों में हो रहा है तो उनके बीच में कुछ समानताएं भी होनी चाहिए। जैसे आप जूते का, आप एरोप्लेन से आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, लेंथ में कर सकते हैं। तो कोई एक आपको यूनिट चाहिए ना। तो जब स्टार्टिंग में हम करते हैं तो कोई भी ग्रुप्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। तो उनको कैसे हम एक ग्रुप में कंसीडर करें, ये एक प्रॉब्लम इसमें आती है। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। फिर सेकंड आता है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। इनको गोल्ड स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको कि हम, जो बाकी के डिज़ाइन हैं, जो बाकी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको हम इसके स्टैंडर्ड्स पर हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंट्स के पास एक कंट्रोल ग्रुप जरूर होना चाहिए। तो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो रिसर्च में भागीदार होते हैं, उनका एक समूह होता है। दैट रिजेंबल्स द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या करते हैं, दिखाते हैं। बट डू नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, लेकिन उनको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट या उनके साथ उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। देखो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं। पहला हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। और सेकंड क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। दो टाइप के ग्रुप है। तो कंट्रोल ग्रुप क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या हो गया। तो मान लो आपने 10 लड़कों को लिया, उनके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो जिन बॉयज़ के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो उनको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। फिर हो गया कंट्रोल ग्रुप। मान लो इसमें भी आपने 10 बॉयज़ को लिया, ये हो गया B1, ये हो गया B2। और ये जो 10 लड़के हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके बीच में एक कंट्रोल ग्रुप जरूर से होना चाहिए, और इनको हम गोल्ड स्टैंडर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो जैसा मैंने हमेशा से बता रहा हूँ कि प्री टेस्ट क्या होता है, बिफोर ट्रीटमेंट, मतलब कि शोध होने से पहले जो आप कोई टेस्ट करते हो तो उसको हम प्री टेस्ट कहते हैं। फिर पोस्ट टेस्ट क्या होता है, आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब कि शोध प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो टेस्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन में क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, दोनों चीज़ें जब होती हैं तो इसको हम कहते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ठीक है। फिर सेकंड आता है प्री टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। मतलब कि पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, मैंने प्री टेस्ट बोल दिया था, तो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। कंट्रोल ग्रुप अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं ग्रुप्स, एक होता है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। तो दोनों में से किसी का भी पोस्ट प्री टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, कंट्रोल, और दोनों में से किसी का भी इसमें प्री टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि क्या दिया है, केवल पोस्ट टेस्ट दिया है। तो केवल इसमें पोस्ट टेस्ट होगा, ठीक है। और ये भी किस में होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा ट्रीटमेंट अप्लाई होता है वो किस में होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होता है। कंट्रोल ग्रुप में नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर थर्ड आता है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। इट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन दैट अटेम्प्ट्स टू टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ प्री टेस्टिंग ऑन सब्सिक्वेंट पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। तो एक ऐसी रिसर्च डिज़ाइन है जो कि अटेम्प्ट करती है
क्या करती है, अटेम्प्ट करती है टू टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ प्री टेस्टिंग ऑन सब्सिक्वेंट पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। मतलब कि इन्फ्लुएंस किसका, इन्फ्लुएंस ऑफ प्री टेस्टिंग ऑन सब्सिक्वेंट पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। मतलब कि जो भी आपके पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट आएंगे, ठीक है, जो भी आपका पोस्ट टेस्ट रिजल्ट हो रहे हैं, उससे पहले जो प्री टेस्ट हुआ है उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसने उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया है, उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके लिए जो रिसर्च की डिज़ाइन होती है उसको हम कहते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, क्या है, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। मतलब कि जो भी आप प्री टेस्ट कर रहे हो उसका आपके आगे आने वाले पोस्ट टेस्ट पर क्या रिजल्ट पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो डिज़ाइन क्या होती है, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन होती है। ठीक है, तो 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। देखिए ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आई होप जो भी पहली बार पढ़ा उसको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सभी को लगता है। इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, बट गिव अप नहीं करना है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जब चीज़ों को पढ़ेंगे, जब चीज़ों को मगअप करेंगे, कुछ यहाँ से पढ़ा, कुछ बुक से देखा, तो धीरे धीरे चीज़ें कैप्चर होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बट अगर आप यहीं पे गिव अप कर दोगे तो फिर आगे के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वासी, क्वासी का मतलब क्या होता है, रिजेंबलिंग, मतलब कि समान रूप से दिखना। तो जो आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है वहाँ पे स्कोप होता है फॉर मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिफोर द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि जो आपका स्वतंत्र चर है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उससे पहले उसमें मैनिपुलेशन हो जाता है, उससे पहले उसमें क्या हो जाता है, छेड़छाड़ हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारी डिज़ाइन होती है उसको हम कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, इसके आपके अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें पहला आता है आपका टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या होती है, अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड एट मेनी डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम इन बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, मतलब कि जब भी, तो जो आपका टाइम सीरीज होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसको मेजर कब किया जा रहा है, एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मेजर किया जा रहा है डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। मतलब कि कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लो प्राइस है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की क्या है, प्राइस है, उस प्राइस को डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, मतलब कि अभी आज मान लो टुडे हो गया, फिर उसके बाद 1 वीक के बाद हो गया, फिर 1 ईयर के बाद, तो वेरिएबल सेम है बट आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको अलग अलग टाइम पीरियड्स पे आप उसको मेजर कर रहे हो। तो उस केस में जो हमारी स्टडी होती है वो किसकी पार्ट होती है, वो होती है टाइम सीरीज़ की पार्ट। जैसे आपका शेयर मार्केट होता है, वो आपका टाइम सीरीज़ का एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट सेम होते हैं, बट जो उनकी प्राइसिंग है या उनसे रिलेटेड जो उनकी वैल्यूज है वो क्या होती है, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट पीरियड्स के लिए वो चेंज होती रहती है और उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिन उसके छेड़छाड़ से पहले हम क्या करते हैं, उसको अ, हम देखते रहते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते रहते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा टाइम सीरीज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल मूलभूत, ये सारे वर्ड्स इस रिसर्च के लिए यूज होते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली होता क्या है, तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। मतलब कि पहले से मौजूद ज्ञान भंडार में वृद्धि करना। तो कैसे वृद्धि होगी, जब हम कुछ नया चीज़ खोजेंगे तब ना वृद्धि होगी।
पहले से जो खोजा जा चुका है उसमें तो वृद्धि तो होती नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड आता है आपका डिस्कवरी, मतलब कोई चीज़ पहली बार जब खोजी जाती, कोई थॉट, कोई कॉन्सेप्ट पहली बार जब इन्वेंट किया जाता है, तो वो किसका पार्ट होती है? वो आपके फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट होती है। ये मोस्टली एकेडमिक होती है, शैक्षिक होती है, ये विचार जगत में होती है, इसलिए ये एकेडमिक ज़्यादा इसका नेचर होता है। और जिसकी प्रकृति होती है एक्सटेंसिव होती है। कैसी होती है? विस्तृत होती है। मतलब कि कोई एक प्रॉब्लम है तो ये क्या होगा? अलग अलग इसका बाहर में फैलाव होगा। एक्सटेंसिव का मतलब ये होता है कि इसका नेचर कैसा है? अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग विमाओं में इसका विस्तार होता है। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या है? ये बेसिकली डिस्कवरी है नए नॉलेज का, नए प्रोडक्ट का, नए आइटम्स का, किसी भी चीज़ का, उससे रिलेटेड नई नॉलेज का। तो फंडामेंटल रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च। तो ये जस्ट फंडामेंटल के बाद आता है। ये बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। देखो क्या है अप्लाइड, तो ये कैसे बना? अप्लाई से बना। अप्लाई हम कब करते हैं? जब हमको कोई चीज़ पता होती है फिर हम उसको अप्लाई करते चलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आता है आपका इनोवेशन। इनोवेशन, तो इसको ऐसे समझो, जैसे बल्ब है, बल्ब को किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एल्वा एडिशन ने। थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था बल्ब को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिस्कवरी, मतलब कि पहली बार खोजी गई। फिर जब हम अब देखते हैं आपका एलईडी बल्ब्स हो गए, या फिर आप मान लो कोई और सोलर बल्ब्स हो गए, ये जितने भी अलग अलग टाइप्स के बल्ब हैं, तो ये क्या है? इस बल्ब में ही तो इन्होंने इसमें सुधार कर कर के ये सारी चीज़ें आई, तो इसको हम कहेंगे इनोवेशन। जो डिस्कवरी है वो फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट होती है, और जो इनोवेशन होती है ये अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होती है, एप्लीकेशन बेस्ड होती है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली प्रैक्टिकल यूज की बात करती है इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ना कि ये बुकिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इनका जो नेचर होता है वो इंटेंसिव होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनका जो विस्तार है, बहुत विस्तार नहीं होता, बल्कि एक प्रॉब्लम पे सेंट्रिक होती हैं। एक प्रॉब्लम है तो वो इस पर ही ध्यान देंगे, ना कि अलग अलग प्रॉब्लम्स पे। जबकि अब जो आपका फंडामेंटल रिसर्च था उसमें हम अलग अलग समस्याओं पर भी हम बात कर रहे थे, इसकी जो प्रकृति थी वो विस्तृत थी। जबकि अप्लाइड की जो प्रकृति वो कैसी है? इंटेंसिव है, मतलब कि संकीर्ण है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिडक्टिव अप्रोच, डीजीपी। डिडक्टिव अप्रोच, इसमें पहले हम एक सिद्धांत बनाते हैं, फिर पहले से मौजूदा ज्ञान को आधार बनाकर हम अपने सिद्धांत को इसमें प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो डिडक्टिव अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो डिडक्टिव इंडक्टिव में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए एक शॉर्टकट है डीजीपी, ठीक है। क्या है? डीजीपी, डिडक्टिव जनरल पार्टिकुलर। मतलब कि डिडक्टिव अप्रोच में किसकी बात होती है? जनरल टू पार्टिकुलर, मतलब कि सामान्य से विशिष्ट। सामान्य मतलब कि पहले हम एक सिद्धांत बनाते हैं, फिर पहले से जो मौजूद ज्ञान है, मतलब कि जो सिद्धांत हमने बनाया उसको आधार बनाकर हम अपने सिद्धांत को प्रूफ करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि हमने कहा कि ऑल मैन आर मोर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं, सबकी मृत्यु होगी। तो ये क्या हो गया? एक हाइपोथेसिस हो गया, एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, एक सिद्धांत हो गया, ये हमने दे दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि सोक्रेटिस एक इंसान है, ठीक है, सुकरात एक मनुष्य है। तो क्योंकि सभी मनुष्य नश्वर हैं, सबकी मृत्यु होगी, और सुकरात एक मनुष्य है, तो क्योंकि मनुष्य है तो हम फिर इसके बेसिस पर हम कहेंगे कि सोक्रेटिस क्या है? मॉर्टल है, मतलब कि सुकरात भी क्या है? नश्वर है, ठीक है। क्योंकि सभी मनुष्य नश्वर है, सबकी मृत्यु होगी, तो सुकरात क्योंकि एक मनुष्य है तो उसकी भी मृत्यु होगी, वो भी नश्वर है। तो हमने ये अप्रोच जब लिया तो इसको हम कहेंगे डिडक्टिव अप्रोच, निगमनात्मक विधि, ठीक है।
फिर इसी के बाद जस्ट सेकंड आता है आपका इंडक्टिव अप्रोच। तो उसमें डीजीपी था, इसमें आपका आईपीजी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि पार्टिकुलर टू जनरल। तो पहले हम दुनिया में मौजूद विभिन्न घटनाओं को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम उन घटनाओं में कोई एक पैटर्न खोजते हैं, जितना कुछ भी हमने देखा, ठीक है, उसमें से फिर कोई एक सामान्य सिद्धांत बनाते हैं जो कि बार बार हमको दिखाई दे। तो इसको हम कहेंगे जनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका तरीका है इसको हम कहेंगे इंडक्टिव अप्रोच। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोक्रेटिस को हम लोगों ने देखा, तो जैसे हम लोगों ने सोसाइटी में देखा कि सोक्रेटिस मॉर्टल है, शेखर मॉर्टल है, मतलब प्लूटो मर सकता है और सब कोई मर सकता है। तो ये क्या हो गया, एक पार्टिकुलर हमने स्टडी किया, तो हम उसके आधार पर एक थ्योरी बना सकते हैं कि ऑल मैन आर मोर्टल, मतलब कि सभी मनुष्य नश्वर हैं। तो समझ में आया। डीजीपी में क्या था, डिडक्टिव अप्रोच में था कि पहले हम सिद्धांत बना ले रहे थे और फिर उसके बाद हम उस सिद्धांत के आधार पर अपने निष्कर्ष को निकाल रहे थे। बट इसमें जब हम बात करते हैं आगमनात्मक में, इंडक्टिव अप्रोच में, तो इसमें हम पहले स्टडी करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कोई एक सिद्धांत बनाते हैं। तो ये हो गया आपका आईपीजी इंडक्टिव अप्रोच। ये दोनों ही अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर से समझ लीजिएगा। फिर अगला आता है आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऑल्सो टर्म्ड एज लीनियर रिसर्च एज इट टिपिकली फॉलोज अ लीनियर पाथ। क्योंकि एक लीनियर पाथ को फॉलो करता है इसलिए इसको हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच या क्वांटिटेटिव रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम पहले एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद डेटा का कलेक्शन करते हैं, फिर उस डेटा को एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं उस हाइपोथेसिस को। तो ये बेसिकली क्या करता है, डेटा को इकट्ठा करने और उन्हें संख्यात्मक रूप में बदलने की बात करता है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ठीक है। फिर अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च का टाइप है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव कैसे बना, क्वालिटी से, क्वालिटी विच इज़ नॉट काउंटेबल, जिसे मापा ना जा सके। तो इन क्वालिटेटिव रिसर्च वन स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्वेशन एंड एंड्स विथ अ थियोरेटिकल पोजीशन और स्टैंस। मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जब भी हम किसी ऐसे घटना की बात करें जिसको कि हम माप नहीं सकते हैं, जो कि काउंटेबल नहीं होता है, तो हम इस रिसर्च को यूज करते हैं। जबकि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम चीज़ों को माप सकते थे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में यही एक डिफरेंस होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स और अप्रोचेस हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम यूज करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो बात आती है फोकस ग्रुप की। जैसे अभी हम लोगों ने कंट्रोल ग्रुप देखा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप देखा, तो एक वर्ड आता है आपका फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या है, इसमें 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स भागीदार होते हैं जो कि उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। फिर उनमें एक मॉडरेटर होता है जो उन पार्टिसिपेंट्स से क्वेश्चंस पूछ करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो ये जो ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे, फोकस ग्रुप कहते हैं। फिर इसमें अगला वर्ड आता है आपका फेनोमेनोलॉजी, ठीक है। फेनोमेनोलॉजी ये क्या होता है, एक घटना, एक फेनोमेना को अलग अलग व्यक्ति कैसे समझते हैं, इसका जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। फिर थर्ड आता है आपका एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है, ये एक इन डेप्थ फॉर्म ऑफ रिसर्च है जहाँ पे लोग ऑब्जर्व करते हैं इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट एनी चेंजेस। लोगों का उनके प्राकृतिक वातावरण या समाज में अध्ययन करना बिना कुछ बदले या प्रयोग किए, ठीक है। मतलब कि लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, बिना कुछ छेड़छाड़ किए, बिना उनके संस्कारों को, उनकी संस्कृति को बदले, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम कहेंगे एथनोग्राफी, ठीक है। फिर अगला आता है आपका केस स्टडी रिसर्च। सभी लोग सुनते हैं केस स्टडी, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो केस स्टडीज आती हैं। तो केस स्टडी क्या होता है, तो ये बेसिकली यूज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करने के लिए। तो केस स्टडी क्या है, एक रिसर्च प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है टू जनरेट इन डेप्थ, मतलब कि गहन, मल्टीफेसेटेड, बहुआयामी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इशू इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि वास्तविक जीवन के संदर्भ में, रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में
किसी एक कॉम्प्लेक्स इशू को समझने के लिए, उसकी एक इन डेप्थ स्टडी के लिए, उसको बहुआयामी जो उसके आयाम हैं उनको समझने के लिए जब हम कोई एक स्टडी करते हैं, कोई एक रिसर्च प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी रिसर्च। ठीक है, और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके सोशल साइंसेस के टर्म्स में। फिर अगला आता है आपका कंटेंट एनालिसिस या टेक्स्ट एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कंटेंट एनालिसिस क्या है? तो ये यूज़ किया जाता है टू एनालाइज सोशल लाइफ बाय डिकोडिंग वर्ड्स, टेक्स्ट एट्सेट्रा थ्रू एनी अवेलेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि रिसर्चर ने मान लो किसी बुक को पढ़ा, ठीक है, फिर उसने प्रयास किया उसे समझने का कि आखिर ये बात क्यों कही गई है, या उस बुक में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, या जो लाइंस यूज की गई हैं, या जो शब्द कह रहे हैं, तो उनका अर्थ भी वही है जो उसने उसमें कहा है, या फिर उसके कुछ और भी अर्थ निकलते हैं। तो ये जो अलग से अर्थ निकलते हैं उन्हें ही हम किसका पार्ट कहेंगे? वो कंटेंट एनालिसिस इन्हीं बातों को सर्च करता है, इन्हीं बातों की स्टडी करता है। जैसे अगर आप मान लो आप पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हो, मान लो आपने किसी पॉलिटिकल थिंकर पे आपने मान लो स्टडी करना शुरू किया, तो उसने कोई कॉन्सेप्ट दिया, तो आप देखोगे कि क्या उस कॉन्सेप्ट के कुछ और भी मीनिंग्स निकल रहे हैं आज के टर्म्स में। अगर हम उनकी और मीनिंग्स को समझना चाहें तो क्या होगा? तो इस तरीके की जब एनालिसिस आप करेंगे या उसको रिसर्च करेंगे, तो उसको हम किसका पार्ट कहेंगे? कंटेंट एनालिसिस का पार्ट कहेंगे। उसमें कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी यूज की गई है? कंटेंट एनालिसिस को उसमें यूज किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्राउंडेड थियरी। ये क्वालिटेटिव अप्रोच होती है टू जनरेट एंड डेवलप अ थियरी फ्रॉम डेटा दैट द रिसर्चर कलेक्ट्स। ठीक है, एक क्वालिटेटिव अप्रोच है जिसमें क्या होता है? टू जनरेट एंड डेवलप अ थियरी, एक सिद्धांत को विकसित करना उस डेटा से जो कि रिसर्चर ने कलेक्ट किया है। ठीक है, इसको स्पेशली एचआर डिपार्टमेंट्स द्वारा यूज किया जाता है जो कि एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करते हैं। जैसे कि एक मान लो एक एचआर है, एक हायर रिक्रूटर है, हायरिंग मैनेजर है, ठीक है, उसको स्टडी करना है कि उसके एम्प्लॉयज़ बेचैन क्यों रहते हैं। तो क्या कहेगा? कर्मचारी उसको बताएंगे कि उनको क्या कमी है, और फिर एचआर उस डेटा को इकट्ठा करेगा और फिर उस डेटा से वो बताएगा कि आखिर उसका कारण क्या था। तो इस तरीके की जो भी आपकी ग्राउंड रिलेटेड जो थियरी होती है, ग्राउंडेड थियरी, मतलब कि ग्राउंड पर उसकी स्टडी हो रही है, जहाँ पे वो घटना है, जहाँ पे वो समस्या है, वहीं पर उससे रिलेटेड रिसर्च हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राउंडेड थियरी कहेंगे। ठीक है, फिर जो अगला और सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन रिसर्च का टाइप है वो है आपका एक्शन रिसर्च। इसको बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मेनली यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एजुकेशन के क्षेत्र में कौन सा शोध का प्रकार या शोध की विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा होगा? एक्शन रिसर्च होगा। ये जो टर्म है एक्शन रिसर्च, इसको यूज किया था कर्ट लेविन ने, जो कि एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि एक्शन रिसर्च क्या है? स्पायरल ऑफ स्टेप्स है, ईच ऑफ विच इज कंपोज्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ प्लानिंग, एक्शन एंड फैक्ट फाइंडिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्शन। मतलब कि जो कर्ट लेविन है वो कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि चीज़ें वास्तव में कैसी हैं, चीज़ें वास्तव में कैसी हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? आप उन्हें बदलने का प्रयास करिए। तो जब भी आप किसी को बदलने का प्रयास करते हैं, मान लो आपका कोई दोस्त है, उसको आप बदलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? अगर वो बुरा इंसान है, आप कोशिश करेंगे कि वो अच्छा हो जाए, तो क्या होगा? विरोध करेगा, अपनी मूल प्रभाव में, मूल प्रकृति में अपना स्वभाव दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हर वस्तु के साथ। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च के बेसिकली 4 आपके पहलू होते हैं। तो देखिए, एक्शन रिसर्च के बेसिकली 4 पहलू होंगे। पहला होगा प्लान, फिर दूसरा होगा एक्ट, फिर होगा आपका ऑब्जर्व, और उसके बाद होगा आपका रिफ्लेक्ट। तो इसीलिए ये 4 जो आपके चरण हैं, ये मिला करके कौन सा पार्ट बनाता है? आपके एक्शन रिसर्च के आपके स्टेप्स हैं। इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनका ऑर्डर पूछा गया है कि सबसे पहले क्या होगा? तो पहले प्लान होगा, फिर एक्ट होगा, फिर ऑब्जर्व होगा, उसके बाद क्या होगा? आपका रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च बेसिकली आपका रिसर्च का एक ऐसा टाइप है जो कि हम एजुकेशन सेक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ये अभी फर्स्ट पार्ट है।
अभी आपके और भी बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च राइटिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये सारी का इन सभी का पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग इसको पढ़िए, और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।